हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में एक बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। आपकी जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 की क्लास चल रही है जीके जीएस की, जिसमें आपको जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है 1 सितंबर 2022 शिफ्ट 3 में आए हुए क्वेश्चंस हैं जीके और जीएस के, जिनको जो है एनालिसिस करवाया है। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, स्टडी के टाइम मेरे प्यारे बच्चे, स्टडी टाइम में बोर नहीं होना है। ठीक है, स्टडी टाइम में सिर्फ स्टडी पे ही फोकस रखना है। ठीक है, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपको बोर नहीं होना है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इस बार सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी की काफ़ी टाइम बाद मेरे प्यारे बच्चे भर्ती आई है। ठीक है, आप पेपर में अपना एकदम से जान झोंक दीजिए कि इस बार जो है सिलेक्शन ले ही लेना है। ठीक है, बार बार का झंझट खत्म कर डालिए एक ही बार में। चलिए, आज क्लास स्टार्ट कर देते हैं प्यारे बच्चे। आज का पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसके प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? प्यारे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन यूजिंग द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो, सूर्योदय के समय और सूर्योदय का लाल होना, ये आपको क्या दिया प्यारे बच्चे? यानी सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना और सूर्य अस्त के समय भी, ठीक है, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है? ये भी तो आपका एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही तो है। ठीक है, ये भी क्या है? आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। जब आपके देखो सूर्योदय होगा तभी तो आपको जो है रेड रेड कलर का दिखाई देता है वो, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए वो दिखता है आपको रेड रेड कलर। तो ये तो ऑप्शन ठीक है। बी कलर पॉइंट कहता है प्यारे बच्चे, रेड कलर यूज फॉर डेंजर सिग्नल्स। हाँ भैया, ये भी किसका एक एग्जांपल है? ये फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, इसमें भी रेड कलर की वेवलेंथ जो है ज़्यादा होती है, और ये जो है आपको इसलिए जो है रेड सिग्नल्स में सिग्नल्स पर रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आसमान का कलर कैसा होता है? नीला होता है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये भी एक किस चीज़ का उदाहरण है? फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है। ठीक है, किसका है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है। लेकिन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की अगर बात करेंगे हम प्यारे बच्चे, तो स्टार किसके कारण चमकते हैं प्यारे बच्चे? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण चमकते हैं। तारे किसके कारण चमकते हैं? एटमॉस्फेरिक 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 रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। ठीक है प्यारे बच्चे, स्टार जो है हमें प्यारे बच्चे इसकी एक्चुअल पोजीशन पर नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, एक देखो, जैसे कि होता है कि प्रिज्म की बात करें, अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें? प्रिज्म की बात करते हैं। ये आपके पास क्या दिया गया है? ये आपके पास एक प्रिज्म है। ठीक है, अगर प्रिज्म में आप कोई भी व्हाइट लाइट पास कराते हो प्यारे बच्चे, ये लाइट जो है आपकी 7 कलर्स में बिखर जाती है। ठीक है, कितने कलर्स में ये लाइट बिखर जाती है? आपकी 7 कलर्स में आपकी ये लाइट बिखर जाती है। किस तरीके से? विबग्योर। ठीक है, यानी प्यारे बच्चे, सबसे ऊपर कौन सा होता है? रेड कलर होता है। ये कौन सा कलर होता है? रेड। ये होता है आपका ऑरेंज। ठीक है, और ये होता है आपका येलो। ये हो गया आपका ग्रीन, ब्लू, ठीक है, इंडिगो, और मेरे प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएगा आपका? वॉयलेट। वॉयलेट कलर। ठीक है, अगर मैं यहाँ ये कहूँ मेरे प्यारे बच्चे आपसे कि यहाँ पर एक प्रिज्म तो आपके पास ये है ही, ये एक प्रिज्म आपके पास है। ठीक है, फिर आपने क्या किया मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ पे जो है दूसरा एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया आपने। क्या लगा दिया? उल्टा प्रिज्म यहाँ पे जो है आपने एक लगा दिया। अब मेरे प्यारे बच्चे, इस कंडीशन में क्या होगा? जो भी आपकी व्हाइट लाइट होगी मेरे प्यारे बच्चे, ये आपकी जो व्हाइट लाइट है, ये आपकी किस कलर में बिखरेगी? यहाँ से लेके यहाँ के इस तरीके से जो है प्यारे बच्चे, विवियोर से लेकर रेड कलर तक बिखर जाएगी। लेकिन बाद में ये क्या होगा? बाद में इसका एक फिनोमिना होगा मेरे प्यारे बच्चे। कौन सा? वो कि ये दोनों लाइट्स जो हैं आपस में यहाँ से जो है मेरे प्यारे बच्चे फिर से एक व्हाइट लाइट में बन जाएंगी। किस लाइट में बन जाएंगी मेरे प्यारे बच्चे? ये भी जो है आपकी एक वाइट लाइट में प्रोड्यूस हो जाएंगी। किस में चेंज हो जाएंगी? ये वाइट लाइट में। ठीक है, वाइट लाइट थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इस वाले प्रिज्म से जब हमने पास की तो ये 7 कलर्स में आ गई। लेकिन फिर अगर उल्टा प्रिज्म से उन्हीं 7 कलर्स को अगर हमने प्यारे बच्चे क्या किया? रिफ्लेक्ट किया, तो ये फिर से जो है व्हाइट कलर में चेंज हो गई। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ द, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, तो रेड कलर की वेवलेंथ जो है मेरे प्यारे बच्चे सबसे ज़्यादा होती है। जो रेड कलर होता है, कौन सा कलर होता है मेरे प्यारे बच्चे? जो रेड कलर होता है, इसकी वेवलेंथ वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? इसको बोलते हैं हम तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होती है इसकी? अधिक होती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे।
सबसे कम किसकी होगी? वॉयलेट की। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? लू गर्मियों में चलती है ना, लू कहते हैं ना कि गर्मियों में क्या है कि लू चल रही है, तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे गर्मियों के मौसम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ये जो लू हवाएं हैं, कौन सी हवाएं? लू हवाएं जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मी के गर्मी के मौसम का गर्मी के मौसम का एक क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये एक विशिष्ट हिस्सा है। कैसा हिस्सा है? ये इसका मेरे प्यारे बच्चे विशिष्ट हिस्सा है। ठीक है, ये जो है क्या है? ये बहुत ही विशिष्ट हिस्सा है लू। किसका प्यारे बच्चे? उपमहाद्वीप में गर्मियों के मौसम का एक उप विशिष्ट हिस्सा है। ठीक है, जो अक्सर मानसून से पहले चलती हैं। ठीक है, ये हवाएं बेटे कहाँ से आती हैं? नेक्स्ट बात आएगी, ये हवाएं मुख्य रूप से, ये हवाएं कहाँ से आती हैं प्यारे बच्चे? ये हवाएं मुख्य रूप से थार रेगिस्तान, ठीक है, और आसपास के शुष्क क्षेत्रों से आती हैं, और आसपास के आसपास के कहाँ से प्यारे बच्चे? शुष्क क्षेत्र से आती हैं, शुष्क क्षेत्रों से आती हैं, शुष्क क्षेत्रों से आती हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। ये दो मुख्य पॉइंट हैं इनके बारे में जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? ये हवाएं बहुत गर्म और शुष्क होती हैं। ठीक है, इनका तापमान की बात करूंगा प्यारे बच्चे, मैं अगर इनका तापमान की बात करें, इन हवाओं का तापमान जो होगा प्यारे बच्चों, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये याद रखेंगे। इनके बारे में यही मुख्य बातें हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं आपसे, प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका जो टाइम था वो था मेरे प्यारे बच्चे 1951 से 1956, 1951 से 1956। ठीक है, 1951 से 1956 में थे। अगर मेरे प्यारे बच्चे किसकी अध्यक्षता में हुई थी? किसकी अध्यक्षता में? तो मेरे प्यारे बच्चे किसकी अध्यक्षता थी उस टाइम पे? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ये किस मॉडल पर आधारित थी? किस मॉडल पर आधारित थी ये थी हेरोडोमर मॉडल पर आधारित। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी प्यारे बच्चे मॉडल की, किस मॉडल पर आधारित थी ये? तो ये थी प्यारे बच्चे हेरोडोमर मॉडल पर, हेरोड हेरोडोमर हेरोडोमर मॉडल। ठीक है प्यारे बच्चे, ये हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसका प्यारे बच्चे वो क्या था, अ, ध्यान किस पर केंद्रित था? मुख्य उद्देश्य की बात करूं प्यारे बच्चे, मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य था प्यारे बच्चे इसका कि प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित। ठीक है, यानी कृषि, मूल्य स्तर और बिजली परिवहन के इन पर केंद्रित था। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर, प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर आधारित, विकास पर केंद्रित। ठीक है, केंद्रित। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसमें एक चीज और थी। ठीक है, और एक चीज और प्यारे बच्चे, इसमें जो हम क्या लिख सकते हैं, कृषि और सिंचाई भी लिखेंगे ब्रैकेट में, कृषि कृषि और सिंचाई पर आधारित। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर इसके विकास दर की बात करें, विकास दर ध्यान से समझेंगे पूरा। ठीक है, विकास दर की बात करें प्यारे बच्चे, तो विकास दर जो इन्होंने टारगेट कितना किया था? टारगेट की बात करें, कुछ टारगेट तो किया होगा, टारगेट किया था इन्होंने 2.1%, लेकिन इन्होंने प्यारे बच्चे ग्रोथ कितनी की थी? एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना मिला? एक्चुअल एक्चुअल ग्रोथ एक्चुअल ग्रोथ कितना मिला प्यारे बच्चे? 3.6%, 3.6%। ठीक है,
ये परसेंट का साइन है, टेढ़ा हो गया थोड़ा, ठीक है। तो टारगेट किया था कि 2.1% करेंगे, लेकिन एक्चुअल में हो कितना गया, 3.6% इसका लक्ष्य रहा, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे, पहली पंचवर्षीय योजना आपकी यही है, ठीक है, कृषि योजना पर, एग्रीकल्चर प्लानिंग, ठीक है। चलिए मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। कौन सी पंचवर्षीय योजना? द्वितीय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है प्यारे बच्चे। ये इसकी एक्चुअल डेट क्या थी, कितने टाइम था इसका प्यारे बच्चे? 1956 से 1961, 1956 से 1961, ठीक है। प्रधानमंत्री की बात करेंगे, किसकी अध्यक्षता में हुई? प्रधानमंत्री। कौन प्रधानमंत्री प्यारे बच्चे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है प्यारे बच्चे। विकास दर की बात करें, विकास दर का छोड़ो, ये किस मॉडल पर आधारित थी ये बात करेंगे प्यारे बच्चे। ये जो है आपकी पीसी महालानोबिस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालानोबिस, पीसी पीसी महालानोबिस, ठीक है, पीसी महालानोबिस मॉडल पर आधारित, ठीक है प्यारे बच्चे। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उत्पादों का क्या था मेरे प्यारे बच्चे? सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि करना भी था, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें हम? औद्योगिक, औद्योगिक उत्पादों का, औद्योगिक उत्पादों का घरेलू कारण करना, घरेलू घरेलू कारण करना, या सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि और सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि, ठीक है प्यारे बच्चे, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर मैं यही बात करूं कि इसने जो है प्यारे बच्चे क्या टारगेट, लक्ष्य क्या था इनका, अगर लक्ष्य की बात करें हम, विकास दर यानी इनका लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य था मेरे प्यारे बच्चे कि 5.6%, लक्ष्य रेट क्या था? 5.6%। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अचीव कितना हुआ है इन्होंने, प्राप्ति कितनी हुई? अगर हम प्राप्ति की बात करें तो प्राप्ति प्यारे बच्चे 2.8%, 2.8% प्राप्ति हुई थी, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है, ठीक है। ठीक, चलिए, और प्यारे बच्चे हरित क्रांति की शुरुआत की योजना भी हुई थी, ठीक है। और बात करें आपसे, नहीं, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इसमें ना मेरे अंदाज से 4.5 था, ये गलत हो जाएगा, ये 4.5% तो इनका लक्ष्य था, लेकिन प्यारे बच्चे इन्होंने प्राप्ति कितना किया था? 4.2%, ठीक है। चलिए अगर मैं प्यारे बच्चे बात करूं थर्ड की, किसकी? तृतीय पंचवर्षीय योजना, किसकी बात करूं मैं? तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम क्या था मेरे प्यारे बच्चे? इसका टाइम था आपका 1961 से 1966, 1961 से मेरे प्यारे बच्चे 1966 तक की पंचवर्षीय योजना रही, ठीक है। इसकी प्राथमिकता उद्योगों पर बल दिया इन्होंने, प्राथमिकता की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम इसमें मेरे प्यारे बच्चे कि प्राथमिकता की बात करूं तो क्या था? प्राथमिकता, प्राथमिकता ये थी मेरे प्यारे बच्चे इसमें कि आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, ठीक है प्यारे बच्चे, कृषि उद्योगों पर बल, कृषि उद्योगों पर बल, कृषि और उद्योगों पर बल दिया। अगर मैं इसकी रेट की बात करूं प्यारे बच्चे, लक्ष्य क्या था इसका? लक्ष्य था इसका प्यारे बच्चे 5.6%, और प्राप्ति जो हुई थी इनको हुई थी प्यारे बच्चे 2.8%, यानी 50%, 2.8% प्राप्ति हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे इसके टाइम में जो है 1962 में भारत चीन युद्ध, फिर 1900 उसमें क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, 1965 में जो है क्या हो गया था, भारत पाक युद्ध, ठीक है। और 1966 में जो है अकाल पड़ गया, तो इसकी वजह से जो है इसका रेट, प्राप्ति दर कम हो गई थी, ठीक है। किस योजना, किस योजना के रूप में जाना जाता है प्यारे बच्चे इसे? योजना गडगिल योजना, कौन सी प्यारे बच्चे? गडगिल योजना, ठीक है, गडगिल योजना पर आधारित। मेरे प्यारे बच्चे ये मैंने तीनों आपको करा दी हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट पे आंसर है प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? किसकी डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। चलिए, सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए प्यारे बच्चे, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं बात करूंगा आपसे, फेरस सल्फेट होता है प्यारे बच्चे FeSO4। ये क्या है आपका? फेरस सल्फेट है। अब इसने क्या है मेरे प्यारे बच्चे, इसको जब डिकम्पोजिशन करेंगे, कैसे कंप्लीट डिकम्पोजिशन कब होगा प्यारे बच्चे? तब इसको हम हीट करेंगे। ठीक है, अगर हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो प्यारे बच्चे हमें एक तो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, जो क्या होता है Fe2O3। एक तो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चे। और क्या मिलेगा हमें? इसको चलो छोड़ो, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चे हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और प्लस में सल्फर डाई ट्राईऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चे? गैसेस हैं। ठीक है, और ये क्या था आपका? सॉलिड। अब मैं बात करूं आपसे यहाँ पे, ये क्या है प्यारे बच्चे? फेरस सल्फेट। ये क्या है? इसको बैलेंस तो कर दूं, यहाँ 2 लगाते ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, ये क्या है? ये है मेरे पास आपका फेरस सल्फेट। ये क्या है? फेरस सल्फेट, FeRrOUS होता है, फेरस सल्फेट। ठीक है, जब मैंने इसको हीट किया तो मुझे क्या मिला प्यारे बच्चे? तो फेरिक ऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया? फेरिक ऑक्साइड। लेकिन इसने मुझे ये नहीं पूछा कि क्या प्रोडक्ट मिला, इसने पूछा मुझे गैसेस कौन सी मिली। एक तो मुझे प्यारे बच्चे ये मिल गई, ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर कौन सी रहेगी ये मेरे प्यारे बच्चे? SO2 है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर इसमें 3 है तो ये क्या क्या होगी प्यारे बच्चे? सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? तो ये क्या होगी? सल्फर डाई ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। SO2 मिलेगा और SO3 मिलेगी, दोनों गैसेस मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा प्यारे बच्चे? राइट आंसर होगा आपका ए। अब ये कौन सी अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चे? ये है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस जो है मेरे प्यारे बच्चे 2 और मोर सब्सटेंस में स्प्लिट हुआ है। ठीक है, एक सब्सटेंस जो है प्यारे बच्चे, यानी सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव्स सिंपलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे कि चलिए छोड़िए, ये कौन सा हो गया प्यारे बच्चे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अगर वो कहे लाइम स्टोन इज हीटेड, ठीक है, कंप्लीटली डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन कहा जाए, तो मेरे प्यारे बच्चे लाइम स्टोन, ठीक है। अब इसको हाँ हिंदी में तो लिखा ही नहीं, सही बात है, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे इसको हम। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसलिए लिख दिया है मेरे प्यारे बच्चे, ताकि किसी भी भाई को मेरे को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं हिंदी वाला हूँ कि इंग्लिश वाला हूँ। ठीक है, चलिए, अब मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चे कि जब लाइम स्टोन को कंप्लीट हीट किया जाए, किसको? लाइम स्टोन। लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? चूना पत्थर। चूना पत्थर, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, जब इस लाइम स्टोन को मेरे प्यारे बच्चे, क्या होता है लाइम स्टोन? क्या होता है? CaCO3। मेरे बच्चे CaCO3, जब इसको हमने हीट किया मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या बनेगा हमारे पास? एक तो क्विकलाइम होगा जो बुझा हुआ चूना है CaO, और मेरे प्यारे बच्चे हमें कौन सी गैस मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आप कहोगे सर क्विकलाइम है, सॉरी लाइम स्टोन है, चूना पत्थर। ये क्या है? लाइम स्टोन, जिसको हम क्या कहेंगे? चूना पत्थर। अगर प्यारे बच्चे आपको फॉर्मूले याद हैं तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? क्विकलाइम मिलेगा हमें, क्विकलाइम। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे हम? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ बुझा हुआ चूना। ठीक है प्यारे बच्चे, बुझा हुआ चूना। जब हमने लाइम स्टोन को हीट किया यानी चूना पत्थर को, तो हमें क्या मिल गया प्यारे बच्चे? क्विक लाइम मिल गया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, और ये भी मेरे प्यारे बच्चे कौन सी अवक्रिया है? ये भी वियोजन अवक्रिया है। कौन सी अवक्रिया है ये? वियोजन। ठीक है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब यहीं मैं एक बात और करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास एक प्रोडक्ट मैंने बना के दिया, कौन सा? एक प्रोडक्ट बनाया है आपके पास CaO। क्या बनाया मेरे प्यारे बच्चे? CaO, जिसको क्या बोलते हैं हम? ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? CaO। क्या है CaO? अगर मेरे प्यारे बच्चे इस क्विक लाइम को, यानी CaO को, अगर इसी क्विक लाइम को प्यारे बच्चे, किसको? CaO को, अगर मैं वाटर के साथ अभिक्रिया कर देता हूं, तो अब क्या मिलेगा मुझे? देखो, यहां से मैं यहां आया, यहां से सीधा मैं यहां आ गया, कि जब क्विक लाइम को, व्हेन क्विक लाइम एडेड इनटू वाटर टू गिव्स प्यारे बच्चे सिलेक्ट लाइम, क्या मिलेगा? सिलेक्ट लाइम। ठीक है, टू गिव्स CaOH2, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? सिलेक्ट लाइम।
स्लैग्ड लाइम। ठीक है, ये क्या हुआ, भुजा हुआ चूड़ा। हाँ, प्लस में प्यारे बच्चे ऊष्मा भी तो निकलेगी। ठीक है, क्या निकलेगी प्लस में, ऊष्मा। अब ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है ये। अब ये वियोजन नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया यानी प्यारे बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निचले अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय क्षेत्रों में बहने वाली जल धाराओं को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, उन जल धाराओं को हम ऊष्म धाराएं कहते हैं। उष्ण धाराएं यानी वार्म करंट्स, उष्ण धाराएं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, उष्ण धाराएं। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे किसकी, कोल्ड करंट्स यानी ठंडी जल धाराओं की बात करूं मैं, किसकी बात करूं यहाँ पे मैं, ठंडी जल धाराएं, ठंडी ठंडी जल धाराएं। मेरे प्यारे बच्चे, ये धाराएं क्या लिखूंगा मैं, ये धाराएं, ठीक है, ये धाराएं उच्च अक्षांशों, उच्च उच्च अक्षांशों, ठीक है, यानी ध्रुवीय क्षेत्र से, क्या लिख दूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्रों से, ठीक है, निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं, निम्न निम्न अक्षांशों की ओर, निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं। उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, ठंडी जल धारा कहते हैं। अब दिया है आपका नेक्स्ट है जल अपवाह। क्या दिया है प्यारे बच्चे, जल अपवाह, जल जल अपवाह। मेरे प्यारे बच्चे, जल अपवाह की बात करें हम, चलिए, यह महासागरों, यह महासागरों या नदियों में जल के बहाव को, या नदियों में, या नदियों में जल के बहाव को, जल के, नदियों में जल के बहाव को प्यारे बच्चे संदर्भित करता है। ठीक है, भाव को संदर्भित करता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, जल अपवाह कहते हैं। अब आएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका ज्वार भाटा, जिसको क्या बोलते हैं, टाइड्स, ज्वार भाटा। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम प्यारे बच्चे, ये जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण, यह क्या लिखेंगे, यह गुरुत्वाकर्षण, यह गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागरों में पानी के, महासागरों में पानी के नियमित ऊपर नीचे, नियमित ऊपर नीचे होने की क्रिया है, होने की क्रिया है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, जो पानी जो प्यारे बच्चे महासागरों से ऊपर नीचे होता है अंदर, इनको ही तो हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर था। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन है लाइन से रिलेटेड है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1.0 सेंटीमीटर प्लेस इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब सबसे पहली चीज तो प्यारे बच्चे फिर यही आ जाती है कि क्या दिया है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। अगर कॉनकेव है तो मिरर है या लेंस है, तो आपको जो है कॉनकेव मिरर दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या दिया गया आपको, अवतल दर्पण। किसकी बात की गई है आपके द्वारा, अवतल दर्पण के साथ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहली चीज मैं ये जानना चाहता हूं प्यारे बच्चे, क्या किस किस को पता है, जबकि कई क्वेश्चंस मैंने इस तरीके के करा दिए हैं कि इनमें कौन चीज पॉजिटिव होती है और क्या नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे, इन कॉनकेव मिरर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी मेरे प्यारे बच्चे, या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा मेरे प्यारे बच्चे, वही सिर्फ मेरे प्यारे बच्चे पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जितने भी आपके पोर्शन होंगे मेरे प्यारे बच्चे, सब जो है आपको नेगेटिव लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्यारे बच्चे सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, अब देखिए सिर्फ एक चीज पॉजिटिव लेनी, बाकी सब मैं नेगेटिव लेता चला जाऊंगा। उसने कहा प्यारे बच्चे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, यानी किससे डिनोट कर देता हूँ प्यारे बच्चे में, क्या दिया मुझे, वस्तु की ऊंचाई। यहां से करता हूं, मुझे दिया है प्यारे बच्चे वस्तु की ऊंचाई,
वस्तु की ऊंचाई किससे डिनोट करूंगा प्यारे बच्चे? मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ से। ये वाला टर्म प्यारे बच्चे मैं पॉजिटिव लूंगा, और वो भी कितना, मुझे कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं अब बात करूं आपसे, आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है प्यारे बच्चे? ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, यानी जो फोकस दूरी है, जो प्यारे बच्चे फोकस दूरी है आपकी, मेरे अंदाज से किसी को जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश वर्जन से फोकस दूरी को किससे डिनोट करेंगे? एफ से। और प्यारे बच्चे बताया था कितना है? 16 सेंटीमीटर है, इसका मतलब माइनस का 16 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है फोकस दूरी। ठीक है, अब बात करेंगे आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? द इमेज इज फॉर्म्ड, नहीं, एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, यानी प्यारे बच्चे वस्तु की दूरी दी है। क्या दी है? वस्तु की दूरी 24 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितनी दी है प्यारे बच्चे हमें? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और जबकि मेरे प्यारे बच्चे किस चीज में होगी? ये नेगेटिव होगी। ठीक है, अब आप देखो मिरर फॉर्मूला लगाओ इसमें, तो आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से प्यारे बच्चे? आपको पहले क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी आप निकालोगे। ठीक है, तो वन क्या होता है प्यारे बच्चे? 1/f इज इक्वल्स टू में 1/v प्लस में 1/u। ठीक है, अब 1/f को यहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, f की वैल्यू रखेंगे हम। ठीक है, क्या लिखेंगे? 1/-16 दिया है, 1/v की वैल्यू तो हमें निकालनी है, प्लस में 1/u की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे? -24। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चे? 1/v को तो आप यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, 1/v को आपने यहीं छोड़ दिया प्यारे बच्चे। ये 1/24 है, ये जो 1/24 है, आप इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये तो ये प्लस में हो जाएगा 1/24। ठीक है, और ये माइनस में है तो ये माइनस रहेगा ही, माइनस में 1/16। ठीक है, इसको जो है मैं इधर ले आए। ठीक है, अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 24 का और 16 का एलसीएम प्यारे बच्चे 48 होगा, 24 से 2 टाइम्स और प्लस का 2 होगा। अब माइनस का 16 3 48 माइनस का 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे हम प्यारे बच्चे, 1/v की वैल्यू जो होगी हमारे पास माइनस का 1/48 होगी। ठीक है, अब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चे? अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू माइनस का 48 सेंटीमीटर होगी। ये आपका आंसर नहीं आया है अभी। ठीक है, ये सिर्फ आपकी अभी सिर्फ v की वैल्यू आई है। अब इसने पूछा है मेरे प्यारे बच्चे, द इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी। ठीक है, एंड इट्स हाइट इज, और इमेज की हाइट आपसे पूछी है। अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं ये बताऊं आपको, मैग्नीफिकेशन की अगर वैल्यू आप यहाँ निकालोगे, किसकी? मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या होता है? माइनस का v/u होता है मैग्नीफिकेशन, आवर्धन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो माइनस का v/u हो गया। अब यहाँ प्यारे बच्चे m की वैल्यू अगर निकाल देते हैं, माइनस का v कितना है? 48। ठीक है, यहाँ माइनस भी आएगा, बट्टे में u की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे? माइनस का 24। ये माइनस से माइनस कट गया, फिर भी क्या बच गया? m की वैल्यू प्यारे बच्चे माइनस का 2। m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2। ठीक है, अब हम प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे? ये निकालना है ना हमें। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होता है? मैंने क्या बताया था? हाइट ऑफ इमेज बट्टे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लिखवाया था। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपके पास में -2 है, हाइट ऑफ इमेज कितनी है आपकी निकालनी है ये आपको, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको प्यारे बच्चे दे ही रखा है कितना, यहाँ पे दिया था ना, कहाँ पे था? ये रहा ना, 1। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई आपको कितनी दी है प्यारे बच्चे? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ आप देखोगे तो ये तो पॉजिटिव रखना है हमें। अगर हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चे? अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चे? माइनस का 2 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 2 सेंटीमीटर। क्लियर है प्यारे बच्चे? इसमें जो है, हाँ, अब देखो, अब इस माइनस से आपको क्या पता लगा? मैग्नीफिकेशन का ये जो माइनस है, प्रतिबिंब प्यारे बच्चे वास्तविक और उल्टा रहेगा। क्यों? क्योंकि m नेगेटिव है। देखो, अगर m जो है मेरे प्यारे बच्चे नेगेटिव है, ठीक है, ये टर्म यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, ब्रैकेट में लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपका प्यारे बच्चे m क्या है? नेगेटिव है, तो आपकी जो वो रहेगी मेरे प्यारे बच्चे, इमेज रहेगी, वो कैसी रहेगी आपकी? इन्वर्टेड रहेगी। ठीक है, रियल रहेगी। ठीक है, ठीक है, अगर m नेगेटिव है तो मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी इमेज बनेगी, इमेज जो होगी मेरे प्यारे बच्चे, वो कैसी होगी आपकी? उल्टी होगी, यानी उल्टा इमेज बनेगा। ठीक है, रियल होगी, रियल यानी वास्तविक भी होगी, उल्टी होगी और वास्तविक होगी। ठीक है, अगर m से क्या पता लगेगा मेरे प्यारे बच्चे? ये तो बता दिया मैंने। ठीक है, प्रतिबिंब छोटा है या बड़ा है? अगर हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है और हाइट ऑफ देखो, एक से ज़्यादा है ना मैग्नीफिकेशन, तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? प्रतिबिंब ऊंचा बनेगा। m की वैल्यू प्यारे बच्चे अगर ग्रेटर देन 1 है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है, अब देखिए, तो कैसा रहा मेरे प्यारे बच्चे प्रतिबिंब? इसमें माइनस का है ना, तो यहाँ देखो, इसमें ना -2 साइन नहीं लग पाया है इसमें। इसमें किसी में भी एक में लगाएंगे। देखो, किस में लगाएंगे हम इसमें लगाएंगे। क्यों?
क्यों इसमें क्यों लगाएंगे? क्योंकि भाई इसमें इसलिए लगेगा क्योंकि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनी है, इरेक्ट नहीं बनी है, ठीक है। और इन्वर्टेड वाले में ही टू सिर्फ 2 ऑप्शंस में है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चे, आपका फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है, कि भारत में बैसाखी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? प्यारे बच्चे बैसाखी जो है आपकी अप्रैल में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। प्यारे बच्चे मैं जनवरी के मुख्य त्योहारों की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जनवरी के मुख्य त्योहार। ऑप्शन नंबर ए यही दिया ना आपका कि जनवरी में कौन कौन से त्योहार मनाएंगे, ये भी आ सकता है। देखो जनवरी में प्यारे बच्चे आपकी लोहड़ी आती है, ठीक है। 13 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, मकर मकर संक्रांति। और क्या होता है प्यारे बच्चे? पोंगल, 14 से 17 जनवरी तक चलता है पोंगल, ठीक है। और गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, ठीक है प्यारे बच्चे। अब बात करेंगे प्यारे बच्चे मार्च की। मार्च में कौन कौन से त्योहार आ जाते हैं प्यारे बच्चे? एक तो आता है मार्च में फुलेरा दूज, फुलेरा फुलेरा दूज, ठीक है, जो आपको 1 मार्च को आता है, ठीक है। होलाष्टक 7 मार्च को आता है, होलाष्टक, ठीक है। फिर प्यारे बच्चे होलिका दहन 13 मार्च को, होलिका दहन, ठीक है, होली आ जाती है। और मेरे प्यारे बच्चे क्या आ जाते हैं आपके चैत्र नवरात्रि, ठीक है। और इसमें जो है ईद भी आ जाती है आपकी। कौन सी आती है? ईद उल फितर, ईद उल फितर, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे आपसे अप्रैल की। अप्रैल अप्रैल में कौन कौन से त्योहार आ जाएंगे आपका? रामनवमी, रामनवमी, ठीक है। हनुमान जयंती, हनुमान जयंती, ठीक है। अक्षय तृतीया, अक्षय अक्षय तृतीया, ठीक है। बैसाखी, ठीक है, बैसाखी। ये सभी त्योहार मेरे प्यारे बच्चे कब आते हैं? आपके अप्रैल में आते हैं, ठीक है। फरवरी बीच में रह गया है, ठीक है। फरवरी की बात करें, फरवरी फरवरी में जो प्यारे बच्चे बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, गणेश जयंती, गणेश जयंती, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे मैं एक और बात कर देता हूँ, एक महीना और ले लेता हूँ, मैं जून ले लेता हूँ, ठीक है। जून में कौन कौन से मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं प्यारे बच्चे? एक तो गंगा दशहरा होता है, महेश नवमी, अभी सबसे पहले लिखूंगा महेश नवमी, महेश नवमी, ठीक है। उसके बाद लिखूंगा मैं गंगा दशहरा जो आपका 5 जून को आता है, गंगा दशहरा। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी 6 जून को आता है, ठीक है। और कबीरदास जयंती 11 जून, कबीरदास जयंती, कबीरदास जयंती कब आती है? 11 जून को आती है, ठीक है। क्लियर। जगन्नाथ रथ यात्रा जो 27 जून को आती है, जगन्नाथ जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून को, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये हैं आपकी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा इनको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज आर नॉट लाइड विद स्क्वेमस एपिथेलियल, यानी मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग शल्य की उपकला के अस्तित्व अस्तरित नहीं होता है? कौन सा जो है प्यारे बच्चे, कहाँ किसमें स्क्वेमस एपिथेलियल नहीं पाया जाता है? सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चे यही करूंगा मैं, किसकी? स्क्वेमस एपिथेलियल की। क्या बात करूंगा मैं? देखो SQUAMOUS, स्क्वेमस एपिथेलियल भी बोलते हैं और एपिथीलियम भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है प्यारे बच्चे। यानी शल की, क्या है ये? शल की उपकला, ठीक है प्यारे बच्चे। इनका क्या कार्य क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये क्यों ही है मानव बॉडी में? इनका प्यारे बच्चे जो कार्य है, इनका क्या कार्य है? यह है यांत्रिक चोट, देखो यह है यांत्रिक चोट, रसायनों और मेरे प्यारे बच्चे सूखने से बचाता है, ठीक है। और सूखने से बचाता है, ठीक है। क्लियर है? इसमें प्यारे बच्चे कई परतें होती हैं, ठीक है, जो ऊतकों को जो सूक्ष्मों के आक्रमण से बचाती हैं, ठीक है। यह त्वचा की बाहरी परत बनाता है, यह त्वचा की बाहरी परत भी बनाता है प्यारे बच्चे, ठीक है। बाहरी परत, परत हो जाएगा, परत बनाता है, ये टिश्यू जो है बाहरी परत बनाता है प्यारे बच्चे, ठीक है।
और क्या करता है ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, जो पानी की हानि को रोकता है, बनाता है, और जो पानी की हानि को रोकता है, पानी की पानी की हानि, ठीक है, पानी की हानि को रोकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब मेन पॉइंट ये रहेगा कि ये प्यारे बच्चे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मानव बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन किस किस भाग में, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे, ये जो है आपको मिलेंगे एक तो फेफड़ों की वायु कोशिका, जिनको क्या बोलते हैं, अल्वोइली, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे उनको, अल्वोइली, यानी हिंदी में क्या लिखेंगे, फेफड़ों की वायु कोशिका, वायु कोशिका, वायु कोशिका, ठीक है। और ये प्यारे बच्चे ब्लड वेसल्स में मिलेंगे, किसमें, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इनको, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, ठीक है। और कहाँ मिलेंगे ये प्यारे बच्चे, ये बॉडी कैविटीज में मिलेंगे, ठीक है, बॉडी कैविटीज, बॉडी कैविटीज, यानी कहाँ, शरीर की आ, उसमें क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, अंदरूनी परतें हैं, शरीर की, शरीर की किसमें प्यारे बच्चे, अंदरूनी परतों में, ठीक है, शरीर की अंदरूनी परतें, परतें। अब अंदरूनी परतों की बात करें प्यारे बच्चे, कहाँ कहाँ मिलेंगी, तो मुख में, मुख, ठीक है, और त्वचा में, ठीक है, इस जगह पे ये जो प्यारे बच्चे देखने को मिलेंगे। ऑस्फोगस में भी मिलेंगे देखने को ये, किसमें प्यारे बच्चे, ऑस्फोगस, जिसको ग्रस्का भी कहते हैं, ठीक है, त्वचा में भी, स्किन में भी, ठीक है, और मुख में भी, और कहाँ प्यारे बच्चे, ऑस्फोगस में। ये ये ओ नहीं आएगा यहाँ, ठीक है, एस फोकस होता है वो, एस फोकस, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, ग्रसिका। ये जो है इन सभी में देखने को मिलता है, कौन, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, हाँ, स्किन, ठीक है, ऑस्फोगस में भी, फायरेनेक्स में भी मिलता है, वेगिना में भी मिलता है, ठीक है, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है, ठीक है। अगर मैं महादेव पर्वत श्रृंखला की बात करूं प्यारे बच्चे, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये जो है प्यारे बच्चे श्रृंखला जो है हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। महादेव पर्वत श्रृंखला मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है आपकी हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। ये किसका हिस्सा है प्यारे बच्चे, ये जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, ठीक है। अगर ये आपको पता होगा कि प्यारे बच्चे महादेव पर्वतमाला जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो इसका मतलब है आप ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगाते हैं, ठीक है। अब पीर पांजाल की बात करूं प्यारे बच्चे में, किसकी, पीर पंजाल, देखो ऑप्शन ए दिया है आपका, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। अब पीर पंजाल की बात करें प्यारे बच्चे, ये पश्चिमी हिमालय का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये, पश्चिमी हिमालय का, पश्चिमी हिमालय का, पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये, पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करें, जांस्कर पर्वत श्रृंखला, किसकी प्यारे बच्चे, जांस्कर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं, यह भी प्यारे बच्चे हिमालय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे, ये भी किसका एक भाग है, ये भी इसी का भाग है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे सी राइट आंसर है, काराकोरम भी इसी की एक श्रृंखला है, ठीक है। किसकी श्रृंखलाएं थी ये प्यारे बच्चे, ये आपकी हिमालय पर्वत की हिस्सा है, ठीक है। चलिए मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये हिमालय जो पर्वत है ये 3 समांतर पर्वतमालाओं से मिलकर बना है। कितनी पर्वतमालाओं से, 3 पर्वतमालाओं से, 3 पर्वतमालाओं से बना है, ठीक है। कौन कौन सी है प्यारे बच्चे, एक तो रहेगा आपका महान हिमालय, क्या रहेगा, एक तो रहेगा आपका महान हिमालय, महान हिमालय जिसको क्या बोलते हैं हम, हिमाद्री, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, हिमाद्री, ठीक है। दूसरा रहेगा आपका प्यारे बच्चे हिमालय, ठीक है,
कौन सा? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, जिसको क्या भी बोल देते हैं? हिमाचल। ठीक है, और प्यारे बच्चे तीसरा है आपका शिवालिक। ठीक है, इन तीनों पर्वतमालाओं से मेरे प्यारे बच्चे जो है आपका हिमालय पर्वत बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की भी करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट का तो पूछा ही है। ठीक है, मैं सबसे पहले लिखूंगा प्यारे बच्चे आपके लिए आयोनिक कंपाउंड्स। क्या लिखूंगा? आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि भैया पेपर में जरूर आएगा आपके में। अब मैं लिखूंगा प्यारे बच्चे इनका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और मेरे प्यारे बच्चे बॉइलिंग पॉइंट। दो ही होते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक इनका कौन सा सबसे ज्यादा है? क्वथनांक गलनांक। ठीक है, ये हो गया आपका आयोनिक कंपाउंड। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं NaCl की बात करूंगा प्यारे बच्चे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अरे काट दिया मैंने, अरे NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका जो प्यारे बच्चे मेल्टिंग पॉइंट होता है, देखो सबको किस में निकालेंगे हम? केल्विन में। ठीक है, क्योंकि केल्विन में ही निकाल लेते हैं। चलिए, NaCl का कितना होता है प्यारे बच्चे? 1074, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका प्यारे बच्चे 1686 होता है केल्विन में। ठीक है, अगर अब बात करूं मैं प्यारे बच्चे LiCl लिथियम क्लोराइड, चलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट प्यारे बच्चे 887 होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है 1600 केल्विन। ठीक है, LiCl। अब मैं बात करूं आपसे, ऑप्शन सी दिया आपका क्विक लाइम यानी CaO, इसका मेल्टिंग पॉइंट प्यारे बच्चे 2850 होता है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका 3120 होता है केल्विन में। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैं बात करूं आपको CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की बात करूं, CaCl2 इसका मेल्टिंग पॉइंट प्यारे बच्चे 1045 होता है केल्विन में, और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया ना, ये तो हाँ, ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा इसका? 1900 केल्विन। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट है इनका 285, 2850 था CaO का मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये CaCl2 का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपको MgCl2 की, इसमें नहीं है कोई बात नहीं है, कर लीजिए। MgCl2 की बात करूं मैग्नीशियम क्लोराइड की प्यारे बच्चे, इसका मेल्टिंग पॉइंट 981 होगा केल्विन में, और बॉइलिंग पॉइंट जो प्यारे बच्चे 1685 होगा केल्विन में। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, अब मैं बात करूं प्यारे बच्चे, अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, क्या होता है? CH3COOH, CH3COOH, CH3COOH। ठीक है, ये होता है एसिटिक एसिड। इसका जो प्यारे बच्चे मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन होता है, 290 केल्विन होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका 391 केल्विन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपको क्लोरोफॉर्म, क्या होता है? CHCl3, CHCl3। ठीक है, 209 प्यारे बच्चे केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और 334 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे इथेनॉल, क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH, इसको क्या बोलते हैं हम? इथेनॉल। 156 केल्विन तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और 351 जो है इसका, 351 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एक होता है आपका मीथेन, जिसको क्या बोलते हैं हम? CH4 लिखते हैं। इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे में, तो कितना हो जाएगा? 90 तो केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और 111 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, 111 केल्विन। ठीक है प्यारे बच्चे, ये इसका है, ताकि आपको पता रहे। मैं एरो लगा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये सारणी रट लेना, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं चलेगी इसमें, ट्रिक चलाओगे इसमें तो भूल जाओगे। ठीक है, दो चार बार इधर उधर करोगे इसको तो याद हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर? अब इसमें से आप प्यारे बच्चे किसी भी क्वेश्चन का इनमें से आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप देखो मेरे प्यारे बच्चे क्या पूछा है, निम्न में से किसका जो है हैज अ हाई हाई बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो आप किसका CaO की बात करोगे आप, 3120 केल्विन है, बाकी किसी का भी इसके बराबर नहीं है। ठीक है, किसका? CaO का देखो आप, CaO का देखोगे ना आप, कितना है CaO, कितना है इसका प्यारे बच्चे? बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूंगा तो मैं 3120 केल्विन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका एसिटिक एसिड था, लिख देता हूं कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि क्या लिख दिया ये। CH3COOH एसिटिक एसिड, ये क्या आपका एसिटिक एसिड है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और ये आपका इथेनॉल है। ठीक है, और ये आपका मिथेनॉल है, सॉरी मीथेन है। CH4 है ना सिर्फ, तो ये आपका मीथेन है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये आपकी सारणी है
आप इसे जो है प्यारे बच्चे रट डालिए, घोल के पी जाइए, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप छोड़ के आओगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी क्वेश्चन को जो आप छोड़ के आओ वहां पे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे चर्च से रिलेटेड है कि सुमी वेबटिस्ट सुमी क्या है प्यारे बच्चे, सुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपका नागालैंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये नागालैंड में स्थित है। नागालैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्यारे बच्चे सुमी बैप्टिस्ट चर्च जो है आपका कहाँ पे है, ये आपका नागालैंड में है। नागालैंड में प्यारे बच्चे एक और है जिसको हम कैथेड्रल चर्च कहते हैं। कौन सा है इसमें? एक एक चर्च और है, उसका नाम है कैथेड्रल 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 चर्च। कहाँ पे है? ये भी यहीं पे है। ठीक है, एक और है इसमें प्यारे बच्चे, क्या नाम है उसका? कैथेड्रल हो गया जुने बोटो, ये तो है। इसको और भी पूरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको हम? ठीक है, इसको और भी कुछ नाम बोल सकते हैं। चलिए, ठीक है, ये दोनों जो है क्या है प्यारे बच्चे, ये दोनों, एक तो सुमी भी हो जाएगा, ये भी लिख ही देता हूं मैं, सुमी सुमी बैप्टिस्ट बैप्टिस्ट। ये दोनों चर्च कहाँ पे हैं प्यारे बच्चे? ये दोनों चर्च जो है आपके नागालैंड में स्थित हैं। ठीक है, चलिए अब बात करूं मैं गोवा की। किसकी बात करूं? गोवा में कौन कौन से चर्च हैं प्यारे बच्चे? गोवा में, चलिए गोवा में आपका एक तो है बेसिलिका ऑफ बोम, बेसिलिका 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 ऑफ बोम जीसस। ठीक है, एक सेंट फ्रांसिस असीसी भी है, सेंट फ्रांसिस सेंट फ्रांसिस आसिसी चर्च। ठीक है प्यारे बच्चे, एक और है वहां पे जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट कैथेड्रल चर्च, सेंट सेंट कैथेड्रल, और खाली कैथेड्रल नागालैंड में है। ठीक है, सेंट कैथेड्रल 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 कहते हैं इसको। सेंट कैथेड्रल कहाँ पे है? ये आपका गोवा में है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, केरल की, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया हुआ है, केरल केरला। ठीक है, केरला की बात करें प्यारे बच्चे, इसमें कौन कौन से दिए गए हैं इसमें? एक तो दिया आपका सेंट फ्रांसिस चर्च कोचीन में, कौन सा है इसमें? सेंट फ्रांसिस भी है, सेंट फ्रांसिस सेंट फ्रांसिस चर्च। ठीक है, सेंट मैरी फेरोना, सेंट मैरी फेरोना मैरी फेरोना चर्च। ठीक है, एक और है आपका सेंट थॉमस चर्च, सेंट थॉमस थॉमस चर्च। ठीक है, भारत का सबसे पुराना है ये। ठीक है फिर बच्चे, क्लियर है। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे, शिमला में कौन सा है? शिमला ऑप्शन में नहीं है पर मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, शिमला में एक प्यारे बच्चे फेमस चर्च है जिसका नाम है क्राइस्ट चर्च। कौन सा है? क्राइस्ट 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 चर्च है। कहाँ पे है ये? शिमला में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे कानपुर में, तो कानपुर मेमोरियल चर्च है। ठीक है, कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन कहाँ पे है? दिल्ली में है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कौन सा चर्च है प्यारे बच्चे? कैथेड्रल कैथेड्रल चर्च ऑफ द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन रिडेम्पशन। ठीक है, तमिलनाडु की बात करूं मैं, तमिलनाडु में कौन सा चर्च है मेरे प्यारे बच्चे? वेलंकनी चर्च, वेलंकनी वेलंकनी चर्च। ठीक है, कोलकाता में कौन सा है प्यारे बच्चे? कहाँ पे? कोलकाता कोलकाता में कौन सा चर्च है? आप कहोगे सर कोलकाता में सेंट पॉल कैथेड्रल, सेंट पॉल कैथेड्रल कैथेड्रल है। ठीक है, तमिलनाडु में मैंने लिखवाया आपको, हाँ ठीक है, ये है वेलंकनी। ठीक है, और केरल में भी लिखवा दिए, ये सभी केरल के हैं आपके। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, साइंस का है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अवशिष्ट उत्पाद है, यानी व्हाट इज द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस में प्यारे बच्चे कौन सा एक क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है? तो मेरे प्यारे बच्चे फोटोसाइंथेसिस में क्या ही वेस्ट होगा? ऑक्सीजन शायद होती है वेस्ट। ठीक है, चलो करते हैं। चलो फोटोसाइंथेसिस की बात करें, फोटोसाइंथेसिस इक्वेशन क्या होगी प्यारे बच्चे? देखो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ आपका, 6CO2
6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मेरे प्यारे बच्चे क्लोरोफिल एंड सनलाइट, किसकी प्रेजेंट में, क्लोरोफिल और सनलाइट, ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट की फॉर्म में। तो क्या बनाएंगे प्यारे बच्चे, ये C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, प्लस में 6O2 और प्यारे बच्चे H2O, वो भी कौन सा, 6H2O, ठीक है। ये क्या बनाया प्यारे बच्चे, ग्लूकोज बनाया, क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब मैं ये कहूँ मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रक्रिया में जो है पौधे सूर्य का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीजन होगा ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर है कि एक्स। और ये क्या करते हैं प्यारे बच्चे, इस दौरान जो है ये ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ये वायुमंडल में छोड़ते हैं, इसलिए ये जो है प्यारे बच्चे ऑक्सीजन इसमें क्या है, प्रोडक्ट है, किसमें, कैसा, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ये बात याद रखेंगे आप, ये फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है। मैं बात करूं प्यारे बच्चे एटीपी की, एटीपी क्या होता है प्यारे बच्चे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। एटीपी एडिनोसाइन, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे इसको हम, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको प्यारे बच्चे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है, ठीक है। अगर प्यारे बच्चे मैं ये कहूँ एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए, टर्मिनल, एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए, एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए प्यारे बच्चे ये कितनी ऊर्जा, ठीक है, ये कितनी ऊर्जा रिक्वायरमेंट करता है प्यारे बच्चे, ये जो है 30.5 kg पर मोल जो है ये प्यारे बच्चे क्या करता है, पर kg पर मोल, ठीक है, रिलीज करता है, ठीक है, क्या करता है, ये रिलीज करता है। मैं ये कहूँ प्यारे बच्चे एडीपी, क्या कहूँ मैं कि ये है, क्या है आपका, ये है एडीपी, ठीक है, प्लस में ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये है आपका फॉस्फेट, इन द प्रेजेंस ऑफ मेरे प्यारे बच्चे किसमें, एनर्जी, ठीक है, क्या बनेगा प्यारे बच्चे, आपको क्या मिलेगा, एडीपी, ठीक है, ये फिर से क्या हो गया, फॉस्फेट इज इक्वल्स टू में प्यारे बच्चे एटीपी, ठीक है, ये आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो है कितनी एनर्जी रिलीज करेगा प्यारे बच्चे, 30.5 के 30 पॉइंट, हाँ 5 kg पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है प्यारे बच्चे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर ऑफ मोटर कैन भी फाउंडेड द हेल्प ऑफ, प्यारे बच्चे जो मोटर का जो आर्मेचर है वो किसकी सहायता, इसकी जो घर्षण की दिशा है वो किसकी सहायता से बेटा पता लगाई जा सकती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, किससे, ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करूंगा प्यारे बच्चे मैं, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नाम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चे में कुछ इस तरीके से बना हुआ, क्योंकि एक दूसरे के किस पर रहेंगे, 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे के, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ये क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको मैं कहूंगा फील्ड, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, करंट, ठीक है, और इसको मैं कहूंगा फोर्स। अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, फ्लेमिंग का अगर लेफ्ट हैंड रूल की मैं बात करूं, ये जो होती है मेरे प्यारे बच्चे, थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, थंब, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। और ये फिंगर क्या होती है प्यारे बच्चे, मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, करंट, और फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी फील्ड, ठीक है, और थंब फोर्स या मोशन, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये आपका थंबनेल है, ठीक है। अब ये क्या है प्यारे बच्चे, आपका थंब, ये क्या है आपका थंब, ठीक है, और करंट कौन सी प्यारे बच्चे, मिडिल फिंगर है आपकी, मिडिल फिंगर, और ये बच्चे आपकी है फोर फिंगर, जो पहली फिंगर होती है, ठीक है, MFC, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। और ये मोशन या तो थंब फोर्स भी बोल सकते हैं, मोशन भी लिखा होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है प्यारे बच्चे। तो यही जो है क्या होगा आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होगा, जिससे प्यारे बच्चे जो मोटर का आर्मेचर होता है उसके घर्षण की दिशा, घर्षण की दिशा क्या होती है प्यारे बच्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, किससे पता लगा सकते हैं हम, मैग्नेटिक, उससे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं, इसके कारण आभासी सूर्यास्त, ठीक है, वास्तविक सूर्यास्त से लगभग कितने मिनट देर होता है प्यारे बच्चे, कितने मिनट पहले होता है या कितने मिनट बाद होता है, तो प्यारे बच्चे 2 मिनट बाद होता है, ठीक है। उसने बोला प्यारे बच्चे ड्यू टू दिस द अपेरेंट सनसेट इज अबाउट, यानी कितनी देर बाद जो है मेरे प्यारे बच्चे सूर्य अस्त होता है, 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, ठीक है, कहना कि 2 मिनट पहले दिखता है, ठीक है, 2 मिनट पहले दिख जाता है, और 2 मिनट बाद भी, 2 मिनट बाद क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, 2 मिनट पहले दिखता है, 2 मिनट जल्दी
वो हो जाता है, अस्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, 2 मिनट बाद जो है सूर्यास्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे, कि राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, किसके लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो स्टेट लेजिस्लेटिव होता है, कौन, राज्य विधानसभाएं असेंबली में, इनके लिए जो है प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि राज्य चुनाव आयोग राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बात करते हैं प्यारे बच्चे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है प्यारे बच्चे। क्लोरीन की बात करूं मैं, क्लोरीन की कितनी होती है 35.5। ठीक है, अगर मैं एस की बात करूं, एस से क्या होता है प्यारे बच्चे, सल्फर, सल्फर की कितनी होती है 32.1। एल्यूमिनियम की बात करूं प्यारे बच्चे 27 होती है। एल्यूमिनियम की बात करूं तो कितनी होगी 27.0। ठीक है, फिर क्या दिया आपको, मैग्नीशियम, और प्यारे बच्चे मैग्नीशियम की कितनी होती है 24.3 होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है आप भी देख के बता दो, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैं बात करूं आपसे पोटेशियम की, अलग से एक बात करता हूं, पोटेशियम क्या होता है, के होता है। ठीक है, पोटेशियम की बात करूंगा मैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे किसकी, कैल्शियम की। ठीक है, फिर बात करता हूं मैं आपकी प्यारे बच्चे किससे, स्कैंडियम, जिसको हम SC से डिनोट करते हैं। ठीक है, टाइटेनियम की बात करूं तो TI से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं वैनेडियम की बात करूं तो V से डिनोट करते हैं, और क्रोमियम की बात करूं तो CR से डिनोट करते हैं। वहीं मैं किसकी बात करूंगा, मैग्नीज की MN से डिनोट करते हैं, और प्यारे बच्चे आयरन यानी FE, ठीक है, आयरन डिनोट करते हैं FE से। ठीक है प्यारे बच्चे, पोटेशियम की बात करूं तो ये 39.1 होती है इसकी, क्या प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, पोटेशियम की बात करूं तो 39.1। ठीक है, अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो प्यारे बच्चे 40.1। ठीक है, अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो प्यारे बच्चे 45.0, 45.0। अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं तो 47.8। ठीक है, वैनेडियम की बात करूं तो मैं 50.9, और क्रोमियम की बात करूं तो प्यारे बच्चे 52.0। ठीक है, अगर मैग्नीज की बात करूं तो 54.9, और आयरन यानी FE की बात करूं तो प्यारे बच्चे 55.9। ठीक है, क्लियर है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये जो मैंने लिए हैं ये 4th पीरियड के हैं। ठीक है, जो ऊपर की लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है आप इनको याद करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो है आपको दिए गए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है मेरे प्यारे बच्चे आपका, कि एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है। इन अ केमिकल इक्वेशन द एरो हेड अपॉइंट्स टूवर्ड। एरो का जो तीर होता है प्यारे बच्चे वो किसकी तरफ जो है इशारा कर रहा होता है, इसमें ये पूछा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, कोई भी केमिकल इक्वेशन आप ले लीजिए, अपनी तरफ से भी ले सकते हैं, मैं अपनी तरफ से लेता हूं, कोई भी इक्वेशन आप ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए, किसी भी इक्वेशन के अंदर प्यारे बच्चे मैं अगर बात करूं आपसे, मैं ये ले लेता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि कोई जिंक है, ठीक है, सॉलिड है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको जो है मैंने कॉपर सल्फेट के साथ, इससे समझ भी आ जाएगा कुछ। ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ इसको अभिक्रिया कराई तो ये वाला एरो आया मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। ठीक है, जिसमें से मुझे जिंक सल्फेट मिला जब मैंने इसकी अभिक्रिया की। क्या मिल गया मुझे, जिंक सल्फेट, क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट तो नाम बोल दिया मैंने, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट मिल गया किसमें, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, और प्यारे बच्चे अलग हो गया क्यों, कॉपर सॉलिड फॉर्म में अलग आ गया। अब ये एरो की साइड से जो पहले है प्यारे बच्चे, ये शब्द, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे, ये पार्ट आपका कहलाता है रिएक्टेंट्स। क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, रिएक्टेंट्स। और ये वाला पार्ट होता है आपका प्रोडक्ट। हर इक्वेशन में यही है, ये मतलब नहीं है कि अगर ये इक्वेशन लिए तो इसी में रिएक्टेंट प्रोडक्ट होंगे। आप कोई सी भी इक्वेशन ले लो, पहले भी आपको बताया है, आप कोई सी भी इक्वेशन ले लो मेरे प्यारे बच्चे, उसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही मिलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, अभिकारक। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, रिएक्टेंट क्या है, अभिकारक, अभिकारक है। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, प्रोडक्ट, यानी ये है आपका उत्पाद। तो अब आप देखो एरो का साइन, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे आपका, ये क्या है, ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका एरो। अब इसमें यही देख लो सिर्फ आप कि एरो का साइन किसकी तरफ हो रहा है, रिएक्टेंट की तरफ हो रहा है या प्रोडक्ट की तरफ हो रहा है। क्योंकि किसी भी इक्वेशन में दो ही चीज होती है, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। एरो किसकी साइड है प्यारे बच्चे, प्रोडक्ट की साइड हो रहा है ना, एरो का साइन किसकी साइड हो रहा है, प्रोडक्ट की साइड हो रहा है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, एरो की साइड हो रहा है तो ये आपका जो है क्या होगा, प्रोडक्ट आपका राइट आंसर होगा।
ठीक है प्यारे बच्चे। अब एक बात बताओ, इसमें जिंक ने जो है मेरे प्यारे बच्चे किसको अलग कर दिया कॉपर सल्फेट में से? एक Cu को अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि जिंक इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर टू फॉर्म जिंक सल्फेट बना दिया। अब ये कौन सी अभिक्रिया है प्यारे बच्चे? ये भी तो पता होना चाहिए। ये कौन सी अभिक्रिया? ये जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। कौन सा रिएक्शन है प्यारे बच्चे? ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो जाता है। हाँ, हिंदी में लिखना मैं भूल गया। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। तो एरो की साइड में रिएक्टेंट होता है, जिधर एरो का फेस होता है, सिरा होता है। ठीक है, और बैक साइड में रिएक्टेंट होता है। फेस की साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, दी गई अभिक्रिया के लिए विशिष्ट नाम क्या है? तो अभी आपको कराई थी प्यारे बच्चे, थोड़ी देर पहले ही कराई है आपको। रेस्पिरेशन इक्वेशन है। रेस्पिरेशन इक्वेशन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सी है ये? रेस्पिरेशन इक्वेशन है। शायद कराई भी है अभी किसी भी क्वेश्चन एक में मैंने। अभी देखते हैं किसमें कराई थी मैंने। ये फोटोसाइंथेसिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन थी मेरे प्यारे बच्चे आपकी? ये है आपकी रेस्पिरेशन इक्वेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका बेटे प्यारे बच्चे राइट आंसर हो जाएगा कि इट्स अ रेस्पिरेशन इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी? C6H2। हाँ, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या है? ये रेस्पिरेशन इक्वेशन है। अगर मैं कहूं कि ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात करूं? देखो ध्यान से समझना, इंग्लिश में मैं इसको समझा देता हूं कि आपके पास क्या होगा प्यारे बच्चे? ग्लूकोज अगर 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले आपके पास एक ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज। ठीक है प्यारे बच्चे, ये क्या है? ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। क्या है ये? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। जब इस ग्लूकोज को प्यारे बच्चे साइटोप्लाज्म में अगर इन प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, अब पाइरुवेट में कितने कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं प्यारे बच्चे? पाइरुवेट की बात करूं मैं, पाइरुवेट में होते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स और एनर्जी भी होती है। किसमें प्यारे बच्चे? पाइरुवेट में। पाइरुवेट फॉर्म में कितने होते हैं प्यारे बच्चे? 3 तो कार्बन होते हैं, और क्या होता है प्यारे बच्चे? और एनर्जी भी होती है। ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट जो है प्यारे बच्चे 3 प्रेजेंस में ये ब्रेक होता है। कितनी प्रेजेंस में ब्रेक होता है? ये 3 प्रेजेंस इसमें प्यारे बच्चे ये ब्रेक होता है। कौन कौन सी 3 प्रेजेंसेस हैं उसकी? अब देखेंगे हम यहाँ पे। उसकी जो है मेरे प्यारे बच्चे 3 प्रेजेंसेस हैं ये वाली। कौन कौन सी हैं? 1, 2 और 3। एक तो टूटेगा प्यारे बच्चे इन यीस्ट में, इन यीस्ट, और मेरे प्यारे बच्चे मसल्स सेल्स, MUSCLE, मसल्स सेल्स, और प्यारे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इन 3 टर्म्स में प्यारे बच्चे ब्रेक डाउन होगा कौन? पाइरुवेट। ठीक है, अगर यीस्ट में टूटेगा मेरे प्यारे बच्चे तो क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा किसमें? मसल सेल्स में, यानी थोड़ा सा अभाव होगा किसका? ऑक्सीजन का, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे इसकी बात करेंगे, इसमें तो एब्सेंस है ही नहीं, इसमें थोड़ा सा अभाव है मसल सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे प्यारे बच्चे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसमें ऑक्सीजन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ये प्यारे बच्चे अगर यीस्ट की फॉर्म में पाइरुवेट टूटेगा तो क्या प्रोडक्ट देगा हमें? ये मेरे प्यारे बच्चे देगा आपको इथेनॉल। क्या क्या देगा? इथेनॉल देगा, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, और मेरे प्यारे बच्चे प्लस में एनर्जी। ठीक है, अगर ये मसल्स सेल की फॉर्म में टूटेगा तो प्यारे बच्चे इसमें क्या क्या मिलेगा हमें? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड मिलेगा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे एनर्जी। ये इसलिए बता रहा हूँ प्यारे बच्चे क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं, पहली शायद दूसरी क्लास में ही था इसमें से। अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्म में अगर कोई पाइरुवेट टूटेगा प्यारे बच्चे, ब्रेक डाउन होगा, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा, CO2 प्लस में वाटर, और मेरे प्यारे बच्चे प्लस में एनर्जी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चे 2 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे लैक्टिक एसिड में, और इथेनॉल में प्यारे बच्चे भी 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स इथेनॉल में भी होंगे। सॉरी, इसमें लैक्टिक में 3 कार्बन होंगे। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारत में संघ की कार्यपालिका की संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो प्यारे बच्चे राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा।
ठीक है, संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख। क्लियर? ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे, क्या बात करूं, कार्यपालिका का संवैधानिक चलिए मैं बात करता हूं आपसे अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन कहता है ये? अनुच्छेद 52 कहता है 52। अब बात करूं मैं अनुच्छेद 53 क्या कहता है फिर? 53 कहता है प्यारे बच्चे संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की संघ की संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति। मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 54, इसमें प्यारे बच्चे राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। माना इस पेपर में कोई आर्टिकल नहीं आया है, हो सकता है आया भी हो, पता नहीं है, हो सकता है ना भी आया हो। ठीक है, तो आप इसकी चिंता ना करें, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, अनुच्छेद 55 पैटर्न चेंज होता रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक है, राष्ट्रपति की पदावधि 56 में है। राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि आपकी प्यारे बच्चे 56 में है। निर्वाचन के लिए पुनः पात्रता अनुच्छेद 57 में है। राष्ट्रपति के लिए क्या है प्यारे बच्चे? राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है प्यारे बच्चे? हाँ, चलिए ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें? आपकी 53 में है। और संघ की कार्यपालिका समिति के जो संवैधानिक प्रमुख कौन होंगे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 53 के तहत भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके इनमें से किसके बीच के संबंधों का परीक्षण किया गया था? ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं आपसे किसका, एक तो प्यारे बच्चे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों का, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा। ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर? ऑप्शन नंबर जो आपका 20 में राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, न्यूमेरिकल बेस्ड आया है कि व्हेन अ 24 वोल्ट पोटेंशियल इज अप्लाइड टू across a conductor of 96 मेगा एम्पेयर करंट, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू इट द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज। ठीक है, इसमें पूछा है प्यारे बच्चे इस रेसिस्टेंस की वैल्यू बतानी है इसमें। ठीक है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? हम वी से डिनोट करते हैं। कितना दिया है हमको? 24 वी दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूँ आपको जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्या दिया गया है? करंट दिया गया है ना, करंट आई से डिनोट करते हो आप। ठीक है, कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? 96 मेगा एम्पेयर। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे अगर इसको एम्पेयर में चेंज करेंगे हम तो 96 इंटू में 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई बताने की जरूरत नहीं, सबको पता होता है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.096 एम्पेयर आएगा, क्योंकि करंट हमें किस में चाहिए होता है? एम्पेयर में। अब आई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चे? 0.096 एम्पेयर। ठीक है, और पूछा क्या है प्यारे बच्चे उसने? रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर यानी आर की वैल्यू पूछी है। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने पहले ही बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वी इक्वल टू में क्या होता है? आई आर। अगर आर को यहीं छोड़ दोगे तो प्यारे बच्चे वी अपॉन आई से आप निकाल सकते हो। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? वी अपॉन आई। आर की वैल्यू निकाल ली है, वी की वैल्यू कितनी है? 24 है बटे में, और आई की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे? 0.096। ऊपर इसको हटाओगे तो 1 2 3 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, इनको अगर आप काटोगे तो प्यारे बच्चे डिवाइड कर दीजिए आप, कैसे होगा देखो। 24 से काटो इसको, ये 24 से कितने टाइम्स कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 24 से कटेगा, 24 सेकंड 24, 1 2 3 इतने टाइम्स कट जाएगा ना। और 24 चौके 96, ये कितना टाइम्स कटेगा प्यारे बच्चे? 4 टाइम्स कटेगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चे? 250 ओम। ठीक है, कोई डिवाइड करने की इतना लंबा खास खींचने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो प्यारे बच्चे बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए पानी का उपयोग करने पर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो अभी आपको बताया था मैंने प्यारे बच्चे, एक आपका क्वेश्चन था कौन सा? ये वाला, कि एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए कितना प्यारे बच्चे? 30.5 केजी पर मोल। ठीक है, 30.5 केजी पर मोल। तो ये जो है कौन सा आंसर रहेगा प्यारे बच्चे आपका? इसमें डी आंसर रहेगा। ठीक है, 30.5 केजी पर मोल होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए अगर मैं ये कहूँ, वही इक्वेशन है अभी जो लिखी थी आपके एडीपी, और ये क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? फॉस्फेट इन दी प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? एडीपी। ठीक है प्यारे बच्चे,
और ये फिर से पी होगा, बराबर में किसके होंगे, ये एटीपी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और अंतिम क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, आशी बाय मिस्टेक यूज्ड अ अननोन सॉल्यूशन ऑफ क्लीन हर क्लॉथ्स इन प्लेस ऑफ डिटर्जेंट, यानी किसके स्थान पर कर रही थी प्यारे बच्चे, डिटर्जेंट के स्थान पर किसी अज्ञात विलियन का प्रयोग करती है। हर क्लॉथ्स फेडेड द सॉल्यूशन वुड बी, और क्या हुआ, उसके कपड़े कैसे हो गए प्यारे बच्चे, रंग फीका पड़ जाता है। तो वह विलियन कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे, वह विलियन आपका ब्लीचिंग पाउडर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्यों होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि ये जो है एक यूज किया जाता है प्यारे बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक केमिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 को मेरे प्यारे बच्चे जब मैंने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई तो मुझे क्या मिलेगा, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यही आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे, और प्लस में वाटर मिलेगा, यही तो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या है ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए, वॉशिंग सोडा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, फॉर्मूले आजकल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, CaSO4 हाफ H2O, जब इसको वाटर के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, ये जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 ट्वाइस ऑफ H2O, CaSO4 ट्वाइस ऑफ H2O, ये क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये बन जाएगा आपका जिप्सम। ठीक है, चलिए अगर मैं बात कहूँ मेरे प्यारे बच्चे आपसे किसकी करूँ, हु जैसे कि बहुत सारे हैं पर ध्यान नहीं आते ना समय पे। हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, हाइड्रेट 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 कॉपर सल्फेट, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट की बात करूं तो प्यारे बच्चे क्या फॉर्मूला होगा, CuSO4 और मेरे प्यारे बच्चे 5H2O होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, जैसे कि और भी हैं, हाँ, वॉशिंग सोडा लिखा दिया आपको, ब्लीचिंग पाउडर भी लिखवा दिया है आपको, और तो खैर कोई खास इतना रहता नहीं है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप जानते ही हो, NaHCO3 होता है। ठीक है, चलिए ये जो है कुछ इंपोर्टेंट्स थे जो आपको मैंने करा दिए हैं, आप इनको बार बार रिपीट कर डालिए, इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर में अगर आ गए ना गलती से तो भाई छोड़ के आप आओगे, और छोड़ के आने पर बहुत गुस्सा आता है मुझे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपकी प्यारे बच्ची क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में आपसे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एज फंडा में जुड़ने के लिए। थैंक यू।